नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 के नए अंक में समसामयिकी वार्षिकी 2023 के अंतर्गत आज की क्लास में चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और नियुक्ति संबंधित पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चर्चित स्थल से। और चर्चित स्थल में जो पहला स्थल है वो है जबलपुर। अब ये प्रश्न उठता है कि जबलपुर चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है लम्हेरा। क्या नाम है? लम्हेरा। और इस लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई। और ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जीएसआई के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, देश का पहला जियो पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा लम्हेरा में। और ये लम्हेरा कहां पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। किस नदी के तट पे? तो नर्मदा नदी के तट पर। अगला जो स्थल है वो है इंदौर। अब ये इंदौर क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि याद रखिएगा, इंदौर में एक मंदिर है जिसका नाम है बेलेश्वर मंदिर। और इंदौर के इस बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर जो छत है उसके ढहने के कारण 36 श्रद्धालुओं की डेथ हो गई, इसलिए इंदौर चर्चा में आया। तो याद रखेंगे, बेलेश्वर मंदिर कहां पर है? इंदौर में है। क्लियर है? और अगर यह पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस स्थान पर बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई, तो आपका जवाब क्या होगा? इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो नाम है वो है पेरू। अब ये पेरू चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि पेरू में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 से अधिक जंगली पक्षियों की मृत्यु हो गई। क्लियर है? याद रखिएगा, ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का उप प्रकार है H5N1 और H9N2। इसी के संक्रमण के कारण यह डेथ हुई है। क्लियर है? तो ये आपसे सीधा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस वायरस के कारण समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मृत्यु पेरू में हुई, तब आपका जवाब होगा H5N1 और H9N2। और अगर यह पूछा जाए कि H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण हाल ही में जंगली पक्षियों की मृत्यु कहां पर हुई, तब आपका जवाब होगा पेरू में। क्लियर है? यानी प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आप आंसर देने की स्थिति में होने चाहिए। अगला देखिए। अगला जो स्थल है वो है जिलैंडिया। अब यह प्रश्न उठता है कि जिलैंडिया क्या है? तो याद रखिएगा, यह एक लापता महाद्वीप है और वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। याद रखिएगा, ये जो जिलैंडिया है, ये महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो जिलैंडिया है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्लियर है? याद रखिएगा, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा 500 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी अंटार्कटिका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी था। क्लियर है? गोंडवाना लैंड के बारे में आपने ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ा होगा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। क्लियर है? तो ये बात भी आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला जो स्थल है वो है सिएटल। अब ये देखिए, सिएटल जो है एक शहर है, कहां का? अमेरिका का। यानी अमेरिका का एक शहर है सिएटल, जहां पर एक अध्यादेश पारित हुआ है। किसके संदर्भ में अध्यादेश है? तो ये जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है और इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने वाला सिएटल पहला शहर बन गया है। क्लियर है? तो यानी सिएटल अमेरिका का वह पहला शहर है जिसने जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है नेपाल। अब नेपाल चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, आप सभी जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट पर 8,810 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। क्लियर? यानी विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्टैब्लिश किया गया? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। और किसके द्वारा? तब आपका जवाब होगा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा। क्लियर? यानी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थापित किया गया। क्लियर? अगला जो स्थल है वो है पुणे। अब पुणे चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर एक आधारित एक थीम पार्क का लोकार्पण किया गया। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जो शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शिव सृष्टि। क्लियर? शिव सृष्टि के पहले चरण का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 438 करोड़ रुपए है। क्लियर? तो आपसे सीधा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शिव सृष्टि थीम पार्क कहां पर है? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के पुणे में। यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि शिव सृष्टि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, यह शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। क्लियर? अगला देखिए। अगला जो स्थल है वो है तुर्की। अब तुर्की चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यूरेशिया का ये जो तुर्की है, यहां पर 6 फरवरी 2023 को एक भूकंप आया रिएक्टर पैमाने पर, जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। क्लियर है? और ये जो यूरेशिया में स्थित तुर्की में जो ये 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, इस भूकंप में 50,000 से अधिक लोग मारे गए, इसलिए तुर्की चर्चा में आया। क्लियर? अगला देखिए। अगला स्थल है होशंगाबाद। अब होशंगाबाद जो है ये पश्चिमी मध्य रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है। क्लियर? और पश्चिम मध्य रेलवे के इस होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया जनवरी 2023 में। अब होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या पड़ गया है? नर्मदापुरम। याद रखेंगे, अब ये नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा,
मध्य प्रदेश के इस शहर का नाम फरवरी 2022 में नर्मदापुरम रख दिया गया था। क्लियर है? यानी अब रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल के नर्मदापुरम पर कर दिया गया और पहले ही मध्य प्रदेश के इस होशंगाबाद शहर का नाम बदल के नर्मदापुरम फरवरी 2022 में ही किया जा चुका है। क्लियर है? अगला स्थल देखिए, याद रखिएगा ये जो वायनाड स्थल है ये केरल राज्य में है। और वायनाड शहर चर्चा में क्यों आया? क्योंकि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अर्थात एडीपी में इस वायनाड शहर को अक्टूबर मंथ के लिए देश में पहला स्थान मिला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2022 के महीने में समग्र प्रदर्शन के मामले में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी और इसी रैंकिंग में अक्टूबर माह के लिए वायनाड को पहला स्थान मिला था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, वायनाड को यह पहला स्थान स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है और यह पहली बार है जब वायनाड को रैंकिंग के लिए चुना गया है। याद रखिएगा केरल का यह वायनाड शहर वही शहर है जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद भी हैं। अगला स्थल है उज्जैन। याद रखिएगा ये जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहां पर महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसमें जो खर्च आया है इस परियोजना में वो है 850 करोड़ रुपए और इस परियोजना के तहत जो कॉरिडोर बना है उसकी लंबाई कितनी है? 900 मीटर से अधिक है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर 108 बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ बनाए गए हैं और इन स्तंभों के शीर्ष पर त्रिशूल डिजाइन की गई है जिस पर भगवान शिव की मुद्रा है। इतनी बात आप यहां पर उज्जैन के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला स्थल देखिए, अगला स्थल है मुंडेरा। याद रखिएगा ये जो मुंडेरा है ये गुजरात के मेहसाणा जिले में एक गांव है। 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के मुंडेरा को भारत में 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यानी भारत में 24 आवर संचालित होने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मुंडेरा। याद रखिएगा ये मेहसाणा जिले में है और मेहसाणा जिला गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा इस गांव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको मुंडेरा के संदर्भ में याद रखनी है। जब आप राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे थे तब आपने इस फैक्ट को पढ़ा था कि मुंडेरा में एक सूर्य मंदिर है जो कि पुष्पावती नदी पर स्थित है और दिसंबर 2022 में मुंडेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के सांस्कृतिक स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी आपको मुंडेरा को दो संदर्भ में याद रखना है कि मुंडेरा भारत में 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, दूसरा यहाँ के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के सांस्कृतिक स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा मुंडेरा के सूर्य मंदिर के साथ साथ दो और स्थल हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। दूसरा स्थल था वडनगर। ये वडनगर भी मेहसाणा जिले में है जो कि गुजरात राज्य में है और एक और स्थल था उनाकोटी। ये जो उनाकोटी है ये त्रिपुरा में है। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला स्थल देखिए, अगला स्थल है दासपारा। याद रखिएगा ये जो दासपारा है ये त्रिपुरा राज्य में है। क्लियर है? और 3 सितंबर 2022 को भारत का पहला बायो विलेज घोषित हुआ है। कौन? दासपारा। क्लियर है? यानी भारत का पहला बायो विलेज कौन? दासपारा, जो कि त्रिपुरा राज्य में है। याद रखिएगा ये जो दासपारा है ये पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर 64 परिवारों वाली बस्ती के रूप में विकसित किया गया है। इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगला स्थल है नागालैंड। याद रखिएगा अगस्त 2022 में 119 वर्षों बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है। याद रखिएगा नागालैंड का जो पहला रेलवे स्टेशन था वो 1903 में दीमापुर में ये पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था और उसके बाद अब 2022 में राज्य का जो दूसरा रेलवे स्टेशन है उसका नाम है शोखुबी। क्या नाम है? शोखुबी। यानी नागालैंड राज्य में पहला जो रेलवे स्टेशन था वो था 1903 में दीमापुर और अब 2022 में शोखुबी दूसरा रेलवे स्टेशन चालू हुआ है। इतनी बात आपको इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखनी है। अगला देखिए, अगला स्थल है वाराणसी। याद रखिएगा 15 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ इसके द्वारा भारत के वाराणसी शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस संदर्भ से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए घोषित किया गया है। अगला स्थल है कोझीकोड। याद रखिएगा ये जो कोझीकोड है ये केरल राज्य में है और कोझीकोड में एचडीएफसी बैंक ने 18 अगस्त 2022 को अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है। यानी कोझीकोड में जो पहली महिला शाखा का आरंभ बैंक के द्वारा किया गया उस बैंक का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक। अगला स्थल है सिमलीपाल। याद रखिएगा ये जो सिमलीपाल है ये उड़ीसा राज्य में है। क्लियर है? और सिमलीपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ अभ्यारण्य है। यानी उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में अभी हाल ही में दुर्लभ काले बाघ देखे गए हैं। इन दुर्लभ काले बाघ को मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। क्लियर है? तो आपसे ये अगर पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा
मेलेनिस्टिक बाघ कहां पर देखा गया है? तो आपका सीधा जवाब होगा उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य में। क्लियर है? ये एक दुर्लभ काले बाघ हैं। अब यहां पर एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसके स्टैटिक पार्ट से भी कोरिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? 1973 में। तो जब भी आप करंट के टॉपिक को पढ़ें तो उससे जितने भी पॉसिबल स्टैटिक पार्ट से जुड़े प्रश्न हैं उसको आप जरूर कोरिलेट करें। अगला स्थल है दीमा हसाओ। याद रखिएगा, ये जो दीमा हसाओ जिला है ये असम राज्य में है और यहां से कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के बने जार और घड़े की खोज की गई है, इसीलिए दीमा हसाओ चर्चा में आया है। यानी दीमा हसाओ से मेगालिथिक स्टोन जार की प्राप्ति हुई है और ये जो खोज हुई इससे इस बात को और प्रमाण मिला कि भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से ही संबंधित था। अगला इसमें फैक्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? एक शोध पत्र है जिसका नाम है एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट्स। इसमें 3 अलग अलग आकार के जार का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसके अलावा मुचू बंगलो नामक साइट में 546 जार की खोज की गई है। एक अध्ययन है जो कि एशियन आर्कियोलॉजिकल में प्रकाशित हुआ। इस एशियन आर्कियोलॉजिकल के अध्ययन के अनुसार असम के अलावा लाओस और इंडोनेशिया में भी इसी तरह के जार खोजे गए। क्लियर? अगला स्थल है राखीगढ़ी। आप सभी को पता है कि राखीगढ़ी एक सैंधवकालीन पुरास्थल है जो कि हरियाणा राज्य में है और यहां से पिछले 32 वर्षों से हो रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। कहां से? राखीगढ़ी से, हरियाणा राज्य में है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये एएसआई की अभी तक की सबसे बड़ी खोज है। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष कहां से मिले, तो राखीगढ़ी हरियाणा से। याद रखिएगा, इस फैक्ट्री के साथ साथ घरों की संरचना और रसोई परिसर के अवशेष भी मिले हैं। अगला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति और चर्चित व्यक्ति में जो सबसे पहला नाम दिया गया है वो है रामचंद्र पौडेल का। याद रखिएगा, ये जो रामचंद्र पौडेल हैं इन्हें नेपाल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यानी नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्लियर है? और ये जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, ये जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनके प्रधानमंत्री बनने में 8 दलों का गठबंधन है। यानी 8 दलीय गठबंधन के ये प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। उसी 8 दलीय गठबंधन के ये राष्ट्रपति उम्मीदवार थे। कौन? रामचंद्र पौडेल, जो कि नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा, पड़ोसी देश है, नाम याद होना चाहिए। रामचंद्र पौडेल वहां के राष्ट्रपति और पुष्प कमल दहल प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा बस केवल कि ये जो रामचंद्र पौडेल जो बने हैं वहां के राष्ट्रपति, उनकी लड़ाई यानी जो राजनीतिक लड़ाई है वो किसके साथ हुई? सुभाष चंद्र नेमवांग के साथ। किसके साथ? सुभाष चंद्र नेमवांग के साथ। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है सतीश कौशिक साहब का। याद रखिएगा, सतीश कौशिक साहब क्यों चर्चा में आए? क्योंकि इनका निधन हो गया है। क्लियर है? अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतीश कौशिक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। क्लियर है? और इनका निधन हो गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने, सतीश कौशिक जी ने मिस्टर इंडिया, गॉड टू सी ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, मासूम, ये जो सुपरहिट फिल्में हैं इसमें सहायक चरित्र की भूमिका निभाई है। किसने? सतीश कौशिक जी ने। क्लियर? अगला नाम देखिए, अगला नाम है के विश्वनाथ जी का। अब ये के विश्वनाथ क्यों चर्चा में आए? क्योंकि इनका भी निधन हो गया। अब ये के विश्वनाथ क्यों चर्चित है? क्योंकि के विश्वनाथ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक है। क्लियर है? और इनका हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा, ये जो के विश्वनाथ हैं इन्हें सर्वोच्च फिल्म जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है, इसलिए भी ये काफी पॉपुलर है। तो के विश्वनाथ जी को आप ध्यान रखेंगे, ये फिल्म निर्माता और निर्देशक दक्षिण भारत से संबंधित हैं, सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है नीलमणि फुकन का। अब नीलमणि फुकन क्यों चर्चा में आए? क्योंकि इनका भी निधन हो गया है। अब नीलमणि फुकन, भाई निधन तो कई लोगों का हुआ, इन्हीं की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये असमी भाषा के साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। क्लियर? इसीलिए, यानी नीलमणि फुकन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये असमी भाषा के ये साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये सम्मानित है। क्लियर? अगर इनकी रचना की बात कर लें तो एक बार याद रखिएगा, सूर्य हेनु नामी और आहेई नोदी एजी और गुलापी जामूर, ये इनकी रचनाओं के नाम है। क्लियर? तो याद रखेंगे, सूर्य हेनु नामी, ओहेई नोदिएजी और गुलापी जामूर, ये किसकी रचना है? नीलमणि फुकन जी की। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो नाम है वो किसका है? एलिस वालियात्स्की का। किसका है? एलिस वालियात्स्की का। याद रखिएगा, एलिस वालियात्स्की जी को 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर?
ये तो बात ठीक है कि 2022 का इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस वालियात्स्की को। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहां की सरकार ने इन्हें 10 वर्ष की जेल की सजा सुना दी है। अब एलिस वालियात्स्की जी को जेल की सजा क्यों हुई? क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप है कि वो खुद और उनके द्वारा जो बनाया गया संगठन है जिसका नाम क्या है, वियासना मानवाधिकार संगठन, और इनके साथ जो 3 अन्य सदस्य हैं, उन्होंने मिलकर सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन उपलब्ध कराया है। इसलिए एलिस वालियात्स्की जी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। क्लियर है? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। अगला जो नाम है वो है वाणी जयराम का। अब ये वाणी जयराम जी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका भी निधन हो गया है। अब ये जो वाणी जयराम है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2023 के पद्म भूषण से, याद रखिएगा, 2023 के पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। क्या नाम है? वाणी जयराम। और इनका निधन भी हो गया। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं कि वाणी जयराम 2023 में कौन सा पुरस्कार पाए हैं? पद्म भूषण, और ये इनका निधन हो गया। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो वाणी जयराम है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, ये पार्श्व गायिका है। क्लियर है? यानी पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम, जिनका निधन हो गया। क्लियर है? और इन्हें 2023 का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, केवल कोर पार्ट आपको देखना है। परीक्षा बहुत नजदीक है, और अगर नजदीक नहीं भी होती तब भी आप कोर ही पार्ट पढ़ते। क्लियर है? क्योंकि कोई भी मैगजीन जब छपती है तो वो केवल इसलिए नहीं छपती है कि परीक्षा में वो पूरा एक फुल डायमेंशन देने के लिए छापी जाती है। क्लियर? लेकिन आपको कौन से पॉइंट को छापना है अपने दिमाग में? केवल परीक्षा से संबंधित चीजों को। क्लियर? तभी इस क्लास की उपयोगिता होगी। अगला देखिए, अगला है कैप्टन शिवा चौहान जी। अब ये जो कैप्टन शिवा चौहान है, ये क्यों चर्चा में है? आप तो ये जान लीजिए कि ये जो कैप्टन शिवा जी हैं, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात इनको किया गया है। और कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली ये जो शिवा चौहान जी हैं, ये पहली महिला है। क्लियर? यानी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। इतनी बात केवल आपको ध्यान में रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला देखिए, अगला नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब ये व्लादिमीर पुतिन तो चर्चा में बहुत है। अब देखिए, यहां पर किस लिए इनकी चर्चा हो रही है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। क्लियर है? अब किस आरोप में किया है? यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में। और यह आरोप लगा है कि इन्होंने वहां पर ऐसे युद्ध की स्थिति बना दी और युद्ध कर दिया कि जिसमें बच्चे, महिलाएं, उनकी निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। क्लियर है? इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, आपको यह भी पता है कि मिसलिनियस वाले सेक्शन से कई ऐसे संगठन है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर चर्चा भी हो गई अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की, तो आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहां पर इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, किस संधि के तहत हुई, ये तमाम बातें इसकी देख लेनी चाहिए। तो आप सभी को पता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आईसीसी। क्लियर है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। क्लियर है? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना के संदर्भ में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसकी आधिकारिक स्थापना दे रही है तो वो है 1 जुलाई 2002 को, यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की आधिकारिक स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई। और इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव है वो कब आया था? तो वो रोम संधि के तहत आया था। किस संधि के तहत? रोम संधि के तहत। और ये जो रोम संधि हुई थी, ये जुलाई 1998 में हुई थी। क्लियर है? तो अगर एक लाइन में अगर कह देना हो तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रोम प्रस्ताव 1998 के तहत आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2002 को स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। क्लियर? अगला देखिए, देखिए इसी तरह से आपको करंट पार्ट से स्टैटिक पार्ट को कोरिलेट करके पढ़ना होगा। अगला नाम है पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का। आप सभी जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे। दुबई में इनका निधन हो गया। क्लियर है? इसीलिए चर्चा में है। इनके बारे में बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो परवेज मुशर्रफ हैं, इनका जन्म 1943 में दरियागंज, नई दिल्ली में हुआ था। क्लियर है? बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनके बारे में कोई बात ध्यान में नहीं रखना है कि किस बीमारी से इनका निधन हो गया। कोई पाकिस्तान लोक सेवा आयोग का पेपर नहीं देना है। बस इतनी बात ध्यान में रखिए। अगला जो नाम है वो है कृष्ण प्रकाश। देखिए, जो कृष्ण प्रकाश साहब हैं, ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कृष्ण प्रकाश साहब ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक लहरों के विपरीत, याद रखिएगा, लहरों के विपरीत 16.20 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको तैर कर पार की। और इस प्रकार का काम करने वाले वो दुनिया के पहले तैराक बने हैं। और ये जो उन्होंने लहरों के खिलाफ या लहरों के विपरीत 16.20 किलोमीटर की दूरी तय की है, ये दूरी उन्होंने 5 घंटे 26 मिनट में पूरी की है। किस डिस्टेंस की बात हो रही है? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा के बीच। किसने पार किया? कृष्ण प्रकाश जी ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला नाम है प्रमिला जयपाल का। ये जो प्रमिला जयपाल है, अब ये क्यों ज्यादा चर्चा में है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भारतीय अमेरिकी हैं, यानी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। कौन? प्रमिला जयपाल। क्लियर? दूसरी बात, ये जो प्रमिला जयपाल है, इनको क्या किया गया है? इनको जुडिशरी कमेटी के पैनल के
रैंकिंग सदस्य के लिए नामित किया गया है। क्लियर है? ज्यूडिशरी कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के तौर पर प्रमीला जयपाल को नामित किया गया और इस ज्यूडिशरी कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के तौर पर नामित होने वाली ये पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला है। क्या नाम है इनका? प्रमीला जयपाल। तो एक लाइन में आप कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला प्रमीला जयपाल जी को ज्यूडिशरी कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के तौर पर नामित किया गया है और इनका संबंध भारत से। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अब जरा चूंकि भारतीय मूल की हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नामित हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की यानी ज्यूडिशरी कमेटी के पैनल की सदस्य नामित हुई हैं, तो इसलिए इनके बारे में जरा बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में आप याद रखिएगा कि ये 2017 से वॉशिंगटन के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कौन? प्रमीला जयपाल। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रमीला जयपाल जी हैं, इनका संबंध भारत के किस स्टेट से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध भारत के तमिलनाडु स्टेट से है और तमिलनाडु में ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा प्रमीला जयपाल जी ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री हासिल की है। केवल वही पॉइंट आपको उजागर किए जा रहे हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूर्व में पूछे भी गए हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है राजा जे चारी जी का। ये जो राजा जे चारी है ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। क्लियर है? अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो 45 वर्षीय राजा जे चारी जी हैं, इन्हें ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्ति मिली है। क्लियर है? और इसकी घोषणा किसने की? अमेरिकी विदेश विभाग ने। यानी अमेरिकी विदेश विभाग ने ये बताया कि भारतीय मूल के अमेरिकी राजा जे चारी जी को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्ति मिली है। क्लियर है? अब ये जो ब्रिगेडियर जनरल का पद है अमेरिका में, ये जरा देखिए कि किस प्रकार का पद है। तो याद रखिएगा ब्रिगेडियर जनरल संयुक्त राज्य अमेरिका में एयरफोर्स का 1 स्टार जनरल ऑफिसर का रैंक है। क्लियर है? ये जो ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट है ये कर्नल से ऊपर है और मेजर जनरल से नीचे आती है। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है राजा जे चारी के संदर्भ में। ये एक बात और याद रखिएगा कि ये जो राजा जे चारी हैं, इनका पूरा नाम क्या है? राजा जॉन वुरपुतूर चारी। राजा जॉन वुरपुतूर चारी। क्लियर? अगला देखिए, एक बात और याद रखिएगा इनकी पढ़ाई के संदर्भ में कि जो राजा जे चारी जी हैं, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने एरोनॉटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो इंस्टीट्यूट है ये अमेरिका का बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और कई रैंकिंग में इसका पहला स्थान है। क्लियर? तो याद रखेंगे वहां से इन्होंने एरोनॉटिक्स में मास्टर डिग्री की है। अगला देखिए, राजेंद्र सिंह पवार चर्चा में क्यों है? क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FICCI अर्थात फिक्की के नाम से जानते हैं, इसके 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में NIT के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यानी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि राजेंद्र सिंह पवार NIT के संस्थापक अध्यक्ष हैं और इनको 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है। देखिए कई बार इस प्रकार की संस्थाओं का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला नाम है देव जोशी का। याद रखिएगा देव जोशी चर्चा में क्यों है? क्योंकि देव जोशी को उन 8 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है जिन्हें 2023 में एलन मस्क की स्पेस एक्स के द्वारा विकसित स्टारफिश स्पेस क्राफ्ट से चंद्रमा के लिए उड़ान भरा जाएगा। याद रखिएगा ये जो देव जोशी हैं ये एक भारतीय अभिनेता है और आप सभी को पता है कि एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स और इस कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि वो स्टारफिश स्पेस क्राफ्ट से चंद्रमा के लिए 8 लोगों को मुफ्त में सैर कराएगी और इन 8 लोगों के सदस्य दल में भारतीय अभिनेता देव जोशी को चुना गया है, इसीलिए देव जोशी चर्चा में है। क्लियर? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि स्पेस एक्स के चंद्रमा के लिए जो पहले नागरिक अभियान है उसको नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम है डियर मून प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो अब आप क्लियर हो जाएगा डियर मून प्रोजेक्ट क्या है। ये स्पेस एक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 8 लोगों को मुफ्त में चंद्रमा के लिए सैर कराया जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो भारतीय अभिनेता देव जोशी हैं, एक टेलीविजन श्रृंखला थी बालवीर, इन्होंने इसमें बालवीर की भूमिका निर्वहन की थी और इस चालक दल में बालवीर सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में शामिल है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं और 26 जनवरी 2023 को जो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनको शामिल होना था और ये शामिल हुए और पहली बार ऐसा हुआ जब इस समारोह में अरब गणराज्य का कोई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुआ। देखिए मिस्र इस समय कई मामलों में चर्चा में है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए। आपको यहां पर याद आ रहा होगा आपने COP27 का नाम पढ़ा है। COP27 का जो आयोजन है ये भी शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में आयोजन भारत में हो रहा है
और भारत ने जो 9 अतिथि देश डिसाइड किए हैं जो कि G20 में सदस्य देश नहीं है, उनको अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा, उसमें मिस्र भी शामिल है। अगर हम गणतंत्र दिवस की बात कर लें तो 2021 और 22 में कोरोना के कारण कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ था। यदि इसके पूर्व इतिहास की बात कर लें तो 1952 में, 1953 में और 1966 में भी कोई राष्ट्राध्यक्ष इस समारोह में नहीं आया था। यदि हम इसके पूर्व में आए राष्ट्राध्यक्ष की बात कर लें तो 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपका जवाब होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो। क्लियर? याद रखिएगा, भारत और मिस्र की जो राजनयिक इतिहास है उसकी 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई गई। आप सभी को पता होगा कि 18 अगस्त 1947 को इन दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध की घोषणा की गई थी और 2022 में इस राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भी मूल कारण था कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया गया। अगर हम मिस्र के ऐतिहासिक पहलू को देख लें तो जब भारत में सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी तो उसी समय मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता भी डेवलप हो रही थी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप लोगों का कहना होगा तो इस पे मिस्र पे अलग से एक इंडिविजुअल क्लास बनाकर इसके भौगोलिक पक्ष, इसके राजनीतिक पक्ष, सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा कर ली जाएगी। अगला नाम है अमित दास गुप्ता का। याद रखिएगा, ये जो अमित दास गुप्ता हैं इनको 3 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों में उनकी भूमिका के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन की मानक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित दास गुप्ता को। क्लियर है? यहां पर अमित दास गुप्ता के संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि अमित दास गुप्ता 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महा वाणिज्यिक दूत थे और साथ ही साथ अमित दास गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया भारत युवा संवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अगला नाम है पवित्रा प्रभाकर का। याद रखिएगा, अमेरिका की कंसास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। कौन? पवित्रा प्रभाकर। और इन पवित्रा प्रभाकर को नकारात्मक यूजर अनुभवों को कम करने वाला टूल विकसित करने के लिए अमेजन रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? यानी पवित्रा प्रभाकर को अमेजन रिसर्च अवार्ड मिला है, इसलिए तो नकारात्मक यूजर अनुभवों को कम करने वाले टूल को विकसित करने के लिए, और ये कंसास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में एक कार्यक्रम निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। कौन? पवित्रा प्रभाकर। अगला देखिए, अगला नाम है वेंकी रामकृष्णन का। ये जो वेंकी रामकृष्णन है ये भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो जो चार्ल्स तृतीय हैं उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया? वेंकी रामकृष्णन को। और वेंकी रामकृष्णन भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। याद रखिएगा, ये जो प्रोफेसर वेंकी हैं इनका जन्म तमिलनाडु में चिदम्बरम में हुआ था। इसके साथ ही साथ इन्हें 2009 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है? याद रखिएगा, किंग एडवर्ड सप्तम के द्वारा 1902 में स्थापित द ऑर्डर ऑफ मेरिट महाराजा की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर सशस्त्र बल, विज्ञान, कला, साहित्य में असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी ये बात आपको ध्यान में रखनी है मोटी मोटी कि वेंकी रामकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, चार्ल्स तृतीय ने दिया। इसकी शुरुआत किंग एडवर्ड सप्तम ने 1902 में की थी। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है सुमित आनंद। सुमित आनंद का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि ये इनसाइड ग्रोथ पार्टनर्स के संस्थापक और इंडो फ्रेंच चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात IFCCI के अध्यक्ष हैं और नवंबर 2022 में फ्रांस के राजदूत के द्वारा नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसको? सुमित आनंद को। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। सुमित आनंद को फ्रांस के राजदूत के द्वारा नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अगला नाम है श्लोक मुखर्जी का। याद रखिएगा, ये जो श्लोक मुखर्जी हैं इन्हें हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर डूडल 2022 की प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया है। यानी गूगल की एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है गूगल फॉर डूडल 2022, उसमें विजेता के तौर पर श्लोक मुखर्जी को चुना गया। याद रखिएगा, इस वर्ष कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल जिसका शीर्षक क्या था? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज में विजेता उनको घोषित किया गया। याद रखिएगा, अपने डूडल को साझा करते हुए श्लोक ने लिखा कि अगले 25 वर्षों में मानवता की बेहतरी के लिए भारत के वैज्ञानिक स्वदेशी इको फ्रेंडली रोबोट बनाएंगे और भारत पृथ्वी से अंतरिक्ष तक नियमित रूप से यात्रा करेगा। क्लियर है? यदि इस समारोह के विषय की बात कर लें तो इसका विषय है अगले 25 वर्षों में मेरा भारत होगा। क्लियर है? तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है डोमिनिक लैपी। याद रखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट
और सिटी ऑफ जॉय जैसी किताबों के लेखक हैं डोमिनिक लेपियर। याद रखिएगा, ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं। क्या नाम है? डोमिनिक लेपियर। इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में आए हैं। इनका निधन 5 दिसंबर 2022 को हो गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो डोमिनिक लेपियर हैं, इन्हें भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। भारत की आजादी पर जो उनकी पुस्तक है उसका नाम क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट। और इस किताब में आजादी की पूर्व घटनाओं को इसमें उल्लेखित किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इनका नाम। 1985 में उनकी किताब आई थी जिसका नाम है सिटी ऑफ जॉय। ये जो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक है, ये कोलकाता के एक रिक्शे वाले की कहानी है जो भारत में काफी लोकप्रिय हुई और जिसमें बाद में 1992 में फिल्म भी बनी थी जिसका निर्देशन रोला जोफ ने किया था। तो ये सिटी ऑफ जॉय, ये पुस्तक किसकी है? डोमिनिक लेपियर की। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो 2 पुस्तकें आपने देखी हैं, सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट। ये डोमिनिक साहब की कुछ और पुस्तकें भी। इसमें पहली पुस्तक का नाम दिया है और आई विल ड्रेस यू इन द मॉर्निंग। ये पुस्तक कब की? 1968 में। दूसरी पुस्तक का नाम दिया है ओ जेरूसलम, 1972 की है। अगली पुस्तक है द फिफ्थ हॉर्समैन, 1980 की। अगली पुस्तक है इज न्यूयॉर्क बर्निंग बियॉन्ड लव, 1990 में। और अगली पुस्तक का नाम है ए थाउजेंड सन, ये 1999 में। ये सभी पुस्तकें डोमिनिक लेपियर से संबंधित हैं। क्लियर है? अगला नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की का। आप सभी को पता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। और याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने अपने नवीन अंक में जेलेंस्की को कवर पेज पर जगह दी थी। क्लियर है? तो इतना फैक्ट आप यहां पर जेलेंस्की के बारे में याद रखेंगे। अगला नाम देखिए, अगला नाम है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका निधन हो गया है 83 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को। ये नेताजी के उपनाम से भी काफी विख्यात है। याद रखिएगा, ये 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे। इसके वो संस्थापक अध्यक्ष थे। 1996-98 में, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में वो रक्षा मंत्री रहे। 3 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 89 से 91 के बीच में, 93 से 95 के बीच में और 2003 से 2007 के बीच में। और एक बात और यहां पर ऐड कर लीजिए कि मुलायम सिंह यादव को हाल ही में पद्म विभूषण के लिए भी चयनित किया गया है। पद्म विभूषण की जो 6 लोगों की लिस्ट है, उसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी है। अगला नाम है शेखर जोशी का। याद रखिएगा, हिंदी साहित्यकार हैं शेखर जोशी और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनका भी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मूलतः ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से संबंधित हैं और इन्होंने जो कहानी लिखी है उसमें घटवार है, 7 के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद, आदमी का डर, ये सभी उसमें शामिल हैं। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 2022 में उन्हें अमर उजाला के शब्द सम्मानों के तहत भी पुरस्कृत किया गया था। किसको? किसकी बात हो रही है? शेखर जोशी की। अगला नाम है जे ईरानी। याद रखिएगा, स्टील मैन ऑफ द इंडिया के रूप में जाने जाते हैं उद्यमी श्री जमशेद जी ईरानी। ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इनका भी 86 वर्ष की उम्र में जमशेदपुर झारखंड में निधन हो गया है। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? जे ईरानी, यानी श्री जमशेद जे ईरानी को। याद रखिएगा, यहां पर इनके संदर्भ में जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन्होंने 1968 में भारत में टाटा आयरन एंड स्टील अर्थात टाटा स्टील में महाप्रबंधक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक रहने के बाद 2001 में टाटा स्टील से ये सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान टाटा सन्स से संबद्ध कंपनियों में वो निदेशक भी रहे और 2011 में फाइनली उन्होंने टाटा समूह की सभी कंपनियों से सेवानिवृत्त ले लिया। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, वो आईआईटी लखनऊ के निदेशक मंडल के भी अध्यक्ष रहे और 1997 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने उन्हें नाइटहुड से भी सम्मानित किया था। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जे ईरानी को भारत सरकार ने 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। याद रखेंगे, 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है अभिजीत सेन का। याद रखिएगा, अभिजीत सेन एक अर्थशास्त्री थे और ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि 72 वर्ष की आयु में 29 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया। आप सभी को पता है कि अभिजीत सेन 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा, वो कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड में और दिल्ली के जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कौन? अभिजीत सेन। अगला नाम है मैन ऑफ द होल। याद रखिएगा, ब्राजील के वर्षावन में 26 वर्ष तक अकेले रहने वाला अपने जनजाति कबीले का आखिरी व्यक्ति जिसकी हाल ही में मौत हो गई है। जंगल में वह जानवरों को पकड़ने और खुद को छिपाने के लिए गहरे गड्ढे खोदता था, इसलिए उसे मैन ऑफ द होल के नाम से जाना जाता था। इसका शव 23 अगस्त 2022 को उसकी झोपड़ी के सामने मिला। नाम क्या रखा गया था? मैन ऑफ द होल। और ये कहाँ की घटना है? ब्राजील की। अगला देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव।
याद रखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त 2022 को निधन हो गया। आप सभी को पता है कि सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त कराया था। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि वो जो सोवियत संघ का पतन है उसको रोक पाने में असफल रहे। ये जो गोर्बाचोव हैं, इनका जन्म 1931 में हुआ था। क्लियर है? और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के कारण 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? मिखाइल गोर्बाचोव को। क्लियर है? तो ये बात भी याद रखेंगे कि 1990 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के कारण। अगला देखिए, अगर हम अगली उपलब्धि देखें गोर्बाचोव की, तो ग्लासनोस्त, इसका मतलब क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी की नीति का समर्थन करना। और पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्गठन के लिए भी मिखाइल गोर्बाचोव को जाना जाता है। यह भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है देव सहायम पिल्लई का। याद रखिएगा, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम को उनके जन्म के 300 वर्ष बाद 15 मई 2022 को वेटिकन में पोप फ्रांसिस के द्वारा उन्हें संत की उपाधि दी गई। किसको? देव सहायम पिल्लई को। याद रखिएगा, जो देव सहायम पिल्लई थे वो पहले ऐसे भारतीय आम आदमी हैं जिन्हें पोप ने संत घोषित किया है। यदि हम देव सहायम पिल्लई के जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1712 में एक हिंदू नायर परिवार में कन्याकुमारी स्थित नटलम में हुआ था, जो कि त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था। अगर हम देव सहायम पिल्लई के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था नीलकंठ पिल्लई, और उन्होंने 1745 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम रखा लेजा रूश। याद रखिएगा, 14 जनवरी 1752 को देव सहायम पिल्लई को गोली मार दी गई थी। क्लियर है? अगला नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। तो याद रखेंगे, प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं और जब मई 2022 में उन्होंने माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई सफलतापूर्वक कर ली तो वो 8000 मीटर से ऊपर वाली 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इसलिए प्रियंका मोहिते का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने कहाँ कहाँ की चोटी को चढ़ा है? माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर। 2013 में माउंट एवरेस्ट 8849, 2018 में माउंट लोत्से 8516 मीटर, 2016 में माउंट मैकाले 8485 मीटर और माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर। इस प्रकार से उन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। क्या नाम है इनका? प्रियंका मोहिते। अगला नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा का। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। मुंबई में उनका 10 मई 2022 को निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। अगर हम पंडित शिव कुमार शर्मा के जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म 1938 में जम्मू में हुआ था और 1956 में पहली बार फिल्म झनक झनक पायल बाजे में उन्होंने संगीत दिया था। तो याद रखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। अगला नाम है बबीता सिंह का। याद रखिएगा, बबीता सिंह ने अप्रैल 2022 में सीरियल उद्यमी है ये बबीता सिंह। इन्हें अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम अर्थात AAC के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया। यानी ग्लोबल पीस एम्बेसडर किसको नामित किया गया? बबीता सिंह को। और बबीता सिंह क्या है? ये एक सीरियल उद्यमी है। क्लियर है? अगला देखिए, और किसमें इनको नामित किया गया? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में। अगला देखिए, अगला नाम है किरण मजूमदार शाह। याद रखिएगा, बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह और 23 मार्च 2022 को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग अर्थात RSE के फेलो के रूप में चुना गया है। किसको? किरण मजूमदार। अगला जो टॉपिक है वो है नवीनतम नियुक्ति। अब नवीनतम नियुक्ति में जो पहला नाम दिया गया है वो दिया गया है सुधा शिव कुमार का। याद रखिएगा, फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार जी को चुना गया है। क्लियर है? सीधी बात याद रखनी है कि फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया है? सुधा शिव कुमार को। याद रखिएगा, इनका जो चयन हुआ है वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FLO के 39वें सत्र के दौरान इनका चयन किया गया। इसमें जो दूसरी बात याद रखनी है कि सुधा शिव कुमार जी ने जयंती डालमिया का स्थान लिया है। क्लियर है? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला नाम है सिद्धार्थ मोहंती का। याद रखिएगा, ये जो सिद्धार्थ मोहंती हैं इनको भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन का कार्यभार दिया गया है। किसको? सिद्धार्थ मोहंती। यानी सिद्धार्थ मोहंती LIC के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त हुए और इनका जो कार्यकाल होगा वो मात्र 3 महीने का होगा। क्लियर है? और ये जो सिद्धार्थ मोहंती हैं इन्होंने मंगलम राम सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। क्लियर है? अगला देखिए,
अगला नाम है विक्रम देवदत्त का। याद रखिएगा ये जो विक्रम देवदत्त साहब हैं, ये एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और इनकी नियुक्ति कहां पर हुई है? तो इनकी नियुक्ति डीजीसीए के नए महानिदेशक के तौर पर हुई है। यानी डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त साहब। क्लियर? अब ये प्रश्न उठ रहा है कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीजीसीए का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उसी को हिंदी में दिया गया है नागर विमानन महानिदेशालय। क्लियर? यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं विक्रम देवदत्त साहब। क्लियर? अगला देखिए, अगला नाम दिया गया संजीव शंकर दुबे जी का। अब संजीव शंकर दुबे जी क्यों चर्चा में आए? क्योंकि भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक अर्थात सीएजी के तौर पर नियुक्ति हुई है किसकी? संजीव शंकर दुबे जी की। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए इस प्रश्न को मैं दो दृष्टिकोण से देखता हूं और मैं कहूंगा कि आपका भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। अब दो दृष्टिकोण क्या है कि करंट के दृष्टिकोण से तो आप ये देख रहे हैं कि 28वें लेखा महानियंत्रक अर्थात सीएजी के तौर पर संजीव शंकर दुबे साहब की नियुक्ति हुई, और इसका दूसरा पार्ट ये है कि स्टैटिक पार्ट से आपसे सीएजी के बारे में प्रश्न बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर जरा दोनों दृष्टिकोण से कैसे समझा जाए इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। याद रखिएगा कि ये जो संजीव शंकर दुबे साहब हैं, ये 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी रहे। क्लियर है? अब ये जो देखिए स्टैटिक पार्ट क्या बन सकता है कि जो महालेखा नियंत्रक है ये केंद्र सरकार के लेखा से जुड़े मामलों का मुख्य सलाहकार होता है और केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षण के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? अब देखिए जो ये सीएजी है इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है स्टैटिक पार्ट से। मान लीजिए कि ये नाम देखा उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम संजीव शंकर दुबे के बारे में नहीं पूछेंगे, हम सीएजी के बारे में पूछेंगे। तो सीएजी का के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब देखिए सीएजी के कर्तव्य और शक्ति कहां दी गई है? तो अनुच्छेद 149 में यानी 149 में सीएजी के कर्तव्य दिए गए जिसके बारे में यहां नीचे उल्लेख किया गया है। जरा एक बात और यहां देखिएगा, पीसीएस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी राज्य में लेखा संबंधी अगर कोई कार्य होगा तो इसका कर्तव्य का पालन कौन करेगा? तो उस कर्तव्य का पालन भी महालेखा नियंत्रक अर्थात सीएजी के द्वारा किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 149 यानी 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्ति को व्याख्या करते हुए लिखा गया कि सीएजी संघ, राज्य या किसी प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संदर्भ में कर्तव्यों का पालन करेगा। क्लियर है? यानी सीएजी के कर्तव्य किसमें है? 149 में, और ये संघ और राज्य या अन्य निकाय के लेखा संबंधित कार्य भी करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, सीएजी के संदर्भ में और क्या प्रश्न बनता है? इनके कार्यकाल को लेकर। एक बार इसी तरह स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा गया कि सीएजी की जो हटा सकते हैं या जो इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। गलत है। क्यों? क्योंकि जो सीएजी है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए यही इनका कार्यकाल होता है। क्लियर है? और अगर सीएजी को हटाना हो तो इसकी प्रक्रिया क्या है? तो ठीक वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी है। क्लियर है? अब जो सीएजी महोदय को जो वेतन या भत्ते मिलते हैं ये किस पर भारित होते हैं? तो याद रखिएगा ये संचित निधि पर भारित होते हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो सीएजी है इस एक पद पर रहने के बाद वो किसी भी संघ या राज्य के अधीन किसी और पद पर रहने के पात्र नहीं होते हैं। क्लियर है? अब इसके अलावा सीएजी के लिए प्रश्न बनाने दीजिए, यही से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप करंट पढ़ रहे हैं, अब आप तुरंत पॉलिटी खोल के सीएजी नहीं सर्च करेंगे, आपने एक कॉपी पे रख दिया, लिख दिया कि सीएजी और पॉलिटी के सेक्शन से बाद में हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसको जरा और अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर? क्योंकि इसका जिक्र करंट में भी हो रहा है। ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है और मानना न मानना ये आपका दृष्टिकोण है। अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है प्रवीण शर्मा जी का। याद रखिएगा ये जो प्रवीण शर्मा है ये एक वरिष्ठ अधिकारी है किसमें? इंडिया डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के। अब ये जो प्रवीण शर्मा जी इनकी नियुक्ति कहां हुई? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात एनएचए के निदेशक के तौर पर प्रवीण शर्मा जी की नियुक्ति हुई है। अगला जो नाम है वो है जिष्णु बरुआ का। ये जो जिष्णु बरुआ जी हैं इन्हें बिजली नियामक, क्या नाम है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CIRC कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष पर इनकी नियुक्ति की गई है। यानी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CIRC के नए अध्यक्ष कौन हुए? जिष्णु बरुआ जी। क्लियर है? और इसके पहले वो असम के मुख्य सचिव थे। अगला जो नाम है वो है सालिजा धामी जी का। याद रखिएगा ये जो सालिजा धामी है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि सालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर की नियुक्ति मिली है। क्लियर है? यानी सालिजा धामी भारतीय वायुसेना के तरफ से 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। क्लियर? यानी सीधे सीधे याद रखिएगा कि सालिजा धामी एक वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है और इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया। क्लियर? इतनी बात आपको सालिजा धामी के बारे में याद रखना है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सालिजा धामी जी हैं ये फ्लाइंग ब्रांच में
स्थायी कमीशन पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं। क्लियर? तो ये इस तरह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन पाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सालिजा धामी। और इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ग्रुप कैप्टन है जिन्हें पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? तब भी आपका जवाब क्या होगा? सालिजा धामी। अगला जो नाम है वो है कर्नल गीता राणा जी का। ये जो कर्नल गीता जी राणा है, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्लियर? यानी पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर, यानी जो चीन का बॉर्डर है, वहां पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया, इसलिए चर्चा में आई कर्नल गीता राणा जी। क्लियर? अगला देखिए, अगला नाम है दीपक मोहंती का। याद रखिएगा, दीपक मोहंती साहब को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ये दीपक मोहंती जी जो हैं, ये आरबीआई के पूर्व अधिकारी हैं और इन्हें पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? और जैसे ही आप पीएफ देखेंगे वैसे आपको पेंशन फंड नाम याद आ जाएगा और सीधे आप दीपक मोहंती साहब से इसको कोरिलेट कर देंगे। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पीएफआरडी है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक नियामक संस्था है। अगला देखिए, अगला नाम है के कृतिवासन। याद रखिएगा, ये जो के कृतिवासन है, इन्हें टीसीएस का नया प्रभारी सीईओ नियुक्त किया गया है। क्लियर? टीसीएस का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी टीसीएस के नए प्रभारी सीईओ कौन होंगे? के कीर्तिवासन। और ये किसका स्थान लेंगे? राजेश गोपीनाथन का। क्लियर? अगला जो नाम है वो है कृष्ण कुमार का। अब ये जो कृष्ण कुमार है, इन कृष्ण कुमार जी को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन या एमडी कौन होंगे? कृष्ण कुमार। और कृष्ण कुमार जी किसका स्थान लेंगे? अरुण कुमार सिंह का। अगला जो नाम है वो है रश्मि शुक्ला का। रश्मि शुक्ला जी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है और रश्मि शुक्ला जी को सीमा सशस्त्र बल अर्थात एसएसबी का नया डीजी नियुक्त किया गया है। क्लियर? यानी रश्मि शुक्ला जी एसएसबी की नई डीजी नियुक्त हुई हैं। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगला जो नाम है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। ये जो बीवीआर सुब्रमण्यम है, इन्हें नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखेंगे नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। क्लियर है? बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। क्लियर? अब यहां दूसरा प्रश्न आपसे क्या बन सकता है कि जो परमेश्वरन अय्यर हैं, जिनके स्थान पर अब नीति आयोग के नए सीईओ बीआर राव सुब्रमण्यम बन गए हैं, इनको कहां का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है परमेश्वरन जी को। क्लियर है? तो दो बातें ध्यान रखनी है। अब मैं समराइज कर रहा हूं कि नीति आयोग के नए सीईओ बीआर सुब्रमण्यम और विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर जी को। अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है शहाबुद्दीन चुप्पू का। ध्यान रखिएगा, ये जो शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, ये बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश रहे और अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि शहाबुद्दीन चुप्पू जी को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। क्लियर? तो अभी आपने देखा कि भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। एक तो बांग्लादेश में शहाबुद्दीन चुप्पू, और एक नाम और पढ़ चुके हैं आप, नेपाल के नए राष्ट्रपति। क्या नाम है? रिकॉल करिए, रामचंद्र पौडेल। क्लियर? तो दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी की। इनको निर्विरोध चुना गया और ये बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे और शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लिया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है नील मोहन। अब नील मोहन क्यों चर्चा में है? सबसे पहली बात तो यह है कि नील मोहन जी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, यानी ये अमेरिका के अब निवासी हो गए और इनका मूल कहां से है? भारत से। याद रखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं नील मोहन। क्लियर? जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के नए सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। क्लियर? याद रखेंगे, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। क्लियर? इन्होंने सुसान वोजस्की का स्थान लिया है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार नील मोहन जी जो हैं, ये भारतीय मूल के जो तकनीकी प्रमुख हैं उनकी सूची में शामिल हो गए। तकनीकी प्रमुख का मतलब कि यानी कि इसी तरह की जो और अन्य संस्थाएं हैं उनकी भी प्रमुख भारतीय हैं, उस सूची में अब नील मोहन जी भी शामिल हो गए, क्योंकि अब उन्हें यूट्यूब का नया सीईओ बना दिया गया। अब जैसे किसकी तुलना कर रहा है? जैसे अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्ण जी और एडोब के शांतनु नारायण। तो देखिए, यहां से भी कोरिलेट करके प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर? तो इतनी बात आपको यहां पर कम से कम याद रखनी होगी। अगला जो नाम है वो है अप्सरा अय्यर जी का। ये जो अप्सरा अय्यर जी हैं, ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, पहली बात। दूसरी बात, अप्सरा अय्यर जी को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? यानी हार्वर्ड लॉ रिव्यू के 137वें अध्यक्ष के तौर पर भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अप्सरा अय्यर जी को चुना गया है। और याद रखिएगा, ये जो अप्सरा अय्यर जी हैं, ये साउथ एशिया लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। क्लियर?
अगला जो नाम है वो है स्वाति दवे का। याद रखिएगा ये जो स्वाति दवे जी हैं ये भारतीय मूल की वरिष्ठ बैंकर, क्लियर है। इन्हें सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस अर्थात CAIR के सलाहकारी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नामित किया गया है, क्लियर है। यानी एक लाइन में अगर समराइज करना हो तो आप क्या करेंगे कि सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस यानी CAIR के सलाहकारी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? स्वाति दवे जी की, क्लियर है। अगर हम बात करें CAIR की तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो कि कारोबारी और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। और इसके सलाहकारी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर किसको नामित किया गया है? स्वाति दवे जी को, क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है अजय बंगा का। अब अजय बंगा क्यों चर्चा में है? याद रखिएगा 23 फरवरी 2023 को मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? अजय बंगा को। और अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, क्लियर है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, अजय बंगा। अब देखिए विश्व बैंक से भी कोरिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब होगा वाशिंगटन DC। पूछा जाएगा कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1944 में। पूछा जाएगा कि विश्व बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो 189 यानी 189। अगर पूछा जाएगा कि विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक, और पहले अब तो बंद हो गया वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। इतनी बात आप विश्व बैंक के स्टैटिक पार्ट से याद रखेंगे और करंट पार्ट से याद रखेंगे कि इसके अध्यक्ष के तौर पर भारतीय मूल के अजय बंगा जी की नियुक्ति हुई है। अगला देखिए, अगला नाम है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जी को प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB, जहां से आप करंट के क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, उसके प्रधान महानिदेशक के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। यानी राजेश मल्होत्रा जी प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात PIB के नए प्रधान महासचिव होंगे। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? सत्येंद्र प्रकाश जी का, क्लियर है। अगला देखिए, अगला नाम है मैनुएला रोका बोटे का। ये जो मैनुएला रोका बोटे हैं ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इक्वेटोरियल गिनी की ये पहली महिला प्रधानमंत्री, क्लियर है। देखिए जब कोई पहली बार नियुक्ति पाए और वो भी महिला हो तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना और बढ़ जाती है, क्लियर है। यानी इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैनुएला रोका बोटे, क्लियर है। याद रखिएगा ये जो गिनी है ये एक मध्य अफ्रीकी देश है। यहां से एक तथ्य और कोरिलेट कर लीजिए, ये जो इक्वेटोरियल गिनी है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी मलाबो है। कहां है? मलाबो। याद रखिएगा ये जो मलाबो है ये बायोको द्वीप के उत्तरी तट पर है, क्लियर है। यानी इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो बायोको द्वीप के उत्तरी तट पर है, क्लियर है। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा गौरव द्विवेदी प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और इनको नवंबर 2022 में प्रसार भारती के CEO पद पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO बने हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगला नाम है अरुण कुमार सिंह का। याद रखिएगा अरुण कुमार सिंह को नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादन कंपनी जिसका नाम है ONGC उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी ONGC के नए अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण कुमार सिंह। याद रखिएगा अरुण कुमार सिंह पूर्व में BPCL के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। BPCL का मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला नाम है रमेश केजरीवाल। याद रखिएगा रमेश केजरीवाल को 11 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, क्लियर है। याद रखेंगे ये जो रमेश केजरीवाल हैं ये डॉक्टर सावर धनानिया का स्थान लेंगे, क्लियर है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल होंगे। अगला देखिए, अगला नाम है अरुण गोयल का। याद रखिएगा प्रशासनिक सेवा के ये पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त के पद पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। क्या नाम है? अरुण गोयल। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ये जो अरुण गोयल हैं जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग में कार्य करेंगे। आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे थे और एक नए चुनाव आयुक्त आए हैं जिनका नाम है अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? राजीव कुमार। अगला नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा 9 नवंबर 2022 को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने और उनको शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो भी उनके अधिकार हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसको भी एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो DY चंद्रचूड़ हैं इनके फादर भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जिनका नाम है YV चंद्रचूड़, क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं इन्होंने जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। उदय उमेश ललित को आप शॉर्ट फॉर्म में UU ललित के नाम से जानते हैं, यानी UU ललित की जगह पर अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। जैसा कि अभी हमने आपसे जिक्र किया कि इनके पिता DY चंद्रचूड़ के YV चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे
और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ जब पिता के बाद बेटा भी सीजेआई बना, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। अगला नाम है सुब्रकांत पांडा। याद रखिएगा 3 नवंबर 2022 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात फिक्की, जिसका फुल फॉर्म अभी आप पहले भी देख चुके हैं, फिक्की ने सुब्रकांत को नया अध्यक्ष चुना है। कब? 3 नवंबर 2022 को। याद रखिएगा सुब्रकांत ने संजीव मेहता का स्थान लिया है फिक्की के अध्यक्ष के रूप में। अगला नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो ऋतुराज अवस्थी हैं ये कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? जिनको 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को चुना गया है, इनके साथ ही साथ कुछ सदस्य भी चुने गए हैं। अब जरा उन सदस्यों का नाम भी देख लीजिए। उसमें सदस्य में केटी शंकर हैं, प्रोफेसर आनंद पालीवाल हैं, प्रोफेसर डीपी वर्मा हैं, प्रोफेसर राका आर्य हैं, श्रीराम करुणानिधि हैं। ये लोग 22वें विधि आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी। अगला नाम है शेफाली जुनेजा का। याद रखिएगा शेफाली जुनेजा भारतीय राजस्व सेवा की 1992 बैच की अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAO के नाम से जानते हैं, विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? शेफाली जुनेजा को। एक बात और याद रखिएगा, भारत को 12 वर्षों के अंतराल के बाद यह जिम्मेदारी मिली है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ACAO के विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में। अब ये जो शेफाली जुनेजा हैं, इस रणनीतिक समिति के नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला भी हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस तथ्य को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है भरत लाल का। याद रखिएगा ये गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र अर्थात NCGG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? भरत लाल को। क्लियर है? याद रखिएगा अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की, तो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में ये एक स्वायत्त संस्था है जिसके महानिदेशक भरत लाल को बनाया गया है। अगला नाम है संध्या देवनाथन का। याद रखिएगा फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मेटा। भारत में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष हाल ही में संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया, यानी मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन होंगी। याद रखिएगा संध्या देवनाथन ने अपना कार्यभार 1 जनवरी 2023 को ग्रहण किया है। अगला नाम देखिए, अगला नाम है विजेंद्र शर्मा का। याद रखिएगा विजेंद्र शर्मा को 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट फॉर्म में ICAI, इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसको? विजेंद्र शर्मा को। यानी भारत लागत लेखाकार संस्था अर्थात ICAI के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके उपाध्यक्ष राकेश भल्ला होंगे। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। अगला नाम है केवी साजी का। याद रखिएगा केवी साजी को 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी साजी को। याद रखिएगा केवी साजी पूर्व में केंद्रीय बैंक में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे, अब उनको नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब आपको से यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो आप सभी को पता है कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब इसके अध्यक्ष होंगे केवी साजी। अगला नाम है अरविंद विरमानी का। याद रखिएगा भारत सरकार की ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। याद रखिएगा 2007 से 2009 के बीच वित्त मंत्रालय में CEA के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। और ये जो अरविंद विरमानी है ये फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। क्लियर? अब इन्हें नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला नाम है केवी सुरेश कुमार का। याद रखिएगा 2 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केवी सुरेश कुमार को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए कलपक्कम तमिलनाडु में भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड अर्थात भविनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? केवी सुरेश कुमार। अब ये भारतीय नाभिकी विद्युत निगम लिमिटेड कलपक्कम तमिलनाडु के अध्यक्ष और MD नियुक्त किए गए हैं। अगला नाम है हरकीरत सिंह। याद रखिएगा हरकीरत सिंह को कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में इनको डिप्टी मेयर के रूप में चुना गया है। और याद रखिएगा हरकीरत सिंह ब्रैम्पटन शहर में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर होंगे। क्लियर? तो याद रखेंगे ब्रैम्पटन शहर कहां पर है? ओंटारियो प्रांत में। ओंटारियो प्रांत कनाडा में है और वहां पर हरकीरत सिंह को पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर के रूप में चुना गया है। क्लियर? तो याद रखेंगे। और जो हरकीरत सिंह का जो समय होगा वो 2022 से 2026 तक का होगा। अगला नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। याद रखिएगा दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने चेन्नई स्थित मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट अर्थात CMI में प्रोफेसर एसोसिएट राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अर्थात NSC का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और जो राजीव लक्ष्मण करंदीकर साहब हैं, ये चेन्नई स्थित मैथमेटिकल्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एसोसिएट्स हैं और इनका कार्यकाल कितने समय का होगा? 3 वर्ष का। तो याद रखेंगे राजीव लक्ष्मण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष चुने गए। अगला नाम है हंसराज अहिर का। याद है कि ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं हंसराज गंगाराम अहिर, जिनको दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात एनसीबीसी का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे हैं। उसके बाद ये 2014 से 19 तक गृह राज्य मंत्री रहे और केंद्र में रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं। क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहिर। अब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब देखिए यहां से प्रश्न आपसे क्या स्टैटिक रूप में बना सकता है। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी। तो आप सभी को पता है कि जो संवैधानिक दर्जा है इसे संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत दिया गया था। और इसके तहत आप सभी को पता है कि इसमें अनुच्छेद 338 ख के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद 342 क भी जोड़ा गया था। तो इन सभी बातों को भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला नाम है मेघना अहलावत का। याद रखिएगा ये जो मेघना अहलावत हैं ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। अब ये चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ अर्थात WTFI का अध्यक्ष चुना गया है। और याद रखिएगा TTFI का अध्यक्ष चुनी जाने वाली मेघना अहलावत पहली महिला है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ी पर्सनालिटी से जुड़ी भी है और जिस संस्था का इनको अध्यक्ष चुना गया है उस संस्था की ये पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की। याद रखिएगा इस भारतीय टेबल टेनिस महासंघ में महासचिव के रूप में कमलेश मेहता को चुना गया है और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, अगला नाम है एन चंद्रशेखरन का। आप सभी को पता है कि टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन और इनको हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये जो B20 इंडिया है ये पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और ये जो B20 इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। याद रखिएगा वो भारत की G20 समिट की अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। और किसका बनाया गया? B20 इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है कि B20 इंडिया का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा G20 में व्यापार समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है B20 इंडिया। अब आपको ये खोजना है कि G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पीयूष गोयल का नाम दिया जा सकता है। पीयूष गोयल को हटाकर उनकी जगह पर नीति आयोग से संबंधित हैं जिनको शेरपा बनाया गया है। खोज के बताइएगा। अगला नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण का। याद रखिएगा मृत्युंजय कुमार नारायण को भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त बनाया गया। कब? अक्टूबर 2022 में। तो याद रखेंगे ये गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे मृत्युंजय कुमार नारायण। अब इनको महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त अक्टूबर 2022 में बनाया गया और इन्होंने विवेक जोशी का स्थान लिया है। अगला नाम है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता का। ये जो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता हैं इन्हें बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं CIPM इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता क्या थे? तो याद रखिएगा ये निदेशक थे। किसके? ये निदेशक थे CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला अर्थात CSIR NPL के ये निदेशक थे। कौन? वेणुगोपाल अचंता। अब इनको वाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य चुना गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वाट और माप की 27वें आम सम्मेलन की जो बैठक है वो 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। क्लियर? तो ये भी बात याद रखेंगे कि बाट और माप पर जो 27वें आम सम्मेलन है वो नवंबर 2022 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता विभिन्न देशों से चुने गए 18 सदस्यों में से एक हैं और याद रखिएगा वो इसमें चुने गए 7वें भारतीय हैं। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इसमें चुने गए पहले भारतीय की तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर KS कृष्णन। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा वर्तमान में 64 CGPA के सदस्य हैं और हर 4 साल में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की फ्रांस में बैठक होती है। कब? 4 साल में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए साकेत डालमिया। ये जो साकेत डालमिया है ये प्रबंध निदेशक हैं। किसके? PG इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। और साकेत डालमिया साहब को 2022-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं PHDCCI इसके अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया। यानी PHDCCI के अध्यक्ष होंगे साकेत डालमिया साहब। अगला देखिए, अगला नाम है प्रताप पवार। ये जो प्रताप पवार हैं ये चेयरमैन है किसके? मराठी अखबार सकल समूह के और इनको 16 सितंबर 2022 को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन अर्थात ABC का अध्यक्ष चुना गया है। तो कभी आपसे ABC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रताप पवार को। और प्रताप पवार का संबंध किससे है? मराठी अखबार सकल समूह के चेयरमैन के रूप में और इनकी नियुक्ति 2022-23 सत्र के लिए की गई है। अगला नाम है सत्येंद्र प्रकाश का।
याद रखिएगा जुलाई 2022 में सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात पीआईबी इसका प्रधान महानिदेशक चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा उन्होंने जगदीप भटनागर का स्थान लिया, यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। अगला देखिए, अगला नाम है सुरेश एन पटेल का। याद रखिएगा 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं सीवीसी, इसके पद के तौर पर शपथ ग्रहण की किसने? सुरेश एन पटेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन होंगे? सुरेश एन पटेल, और उन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। अगला नाम है रुचिरा कंबोज का। आप सभी को पता है कि रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अधिकारी, और इनको 4 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार दिया गया है। याद रखिएगा वो टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की पहली स्थायी महिला दूत बनी है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की पहली स्थायी महिला दूत बनी है। क्लियर? और ये 1987 बैच की टॉपर भी है। अगला देखते हैं। अगला नाम है समीर वी कामत का। समीर वी कामत साहब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे डीआरडीओ के अब नए अध्यक्ष कौन होंगे? समीर वी कामत। और कामत साहब किसका स्थान लेंगे? सतीश रेड्डी साहब का। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो सतीश रेड्डी साहब हैं इनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब उन्हें डीआरडीओ के पद से हटाकर रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और समीर वी कामत को डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है रंजीत रथ। 2 अगस्त 2022 को रंजीत रथ ने ओआईएल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पद ग्रहण किया। याद रखेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अब कौन होंगे? रंजीत रथ। अगला देखिए, और ये रंजीत रथ साहब ओआईएल के पद ग्रहण करने वाले युवा अधिकारियों में हुए। अगला नाम है रविंदर टक्कर। याद रखिएगा वोडाफोन इंडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर टक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, यानी ये पहले एमडी और सीईओ थे, अब ये वोडाफोन इंडिया के नए अध्यक्ष हो गए हैं, यानी चेयरमैन नियुक्त हुए। कौन? रविंदर टक्कर। याद रखिएगा उन्होंने हिमांशु कपालिया का स्थान लिया है। अगला है केवी सुब्रमण्यम। भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम साहब। अब इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति कब हुई है? अगस्त 2022 में। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है केवी सुब्रमण्यम साहब को। याद रखिएगा वो सुरजीत एस भल्ला साहब का स्थान लेंगे। अगला नाम है अल्केश कुमार शर्मा का। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जिनका नाम है अल्केश कुमार शर्मा, इनको हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे इंटरनेट गवर्नेंस पर जो प्रख्यात विशेषज्ञों का पैनल है उसमें अल्केश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया और ये नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की। याद रखिएगा 10 सदस्यीय इस पैनल में प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल को भी शामिल किया गया है। तो यह दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला नाम है दीपिका पादुकोण का। दिसंबर 2022 में अमेरिकी एक फर्नीचर कंपनी है जिसका नाम है पॉटरी बॉर्न। ये जो पॉटरी बॉर्न है जो कि फर्नीचर कंपनी है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। और ये जो पॉटरी बॉर्न है ये भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इसकी साझेदारी भी है। क्लियर? अगला देखिए अब्दुल्ला अब्दुल समद दशीती। याद रखिएगा 28 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कुवैत के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जिनका नाम है अब्दुल्ला अब्दुल समद दशीती, उनको काला सागर अनाज पहल के लिए यूएन समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। तो एक लाइन में याद रखेंगे कि काला सागर अनाज पहल के लिए यूएन समन्वयक के रूप में अब्दुल्ला अब्दुल समद दशीती को नियुक्त किया गया और उनका संबंध कुवैत से है। अगला देखिए, अगला नाम है एन्ना रासू करुनेशन का। ये जो एन्ना रासू करुनेशन है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच है जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप IAPH के नाम से जानते हैं। इस मंच ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए एन्ना रासू करुनेशन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। क्लियर? और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है एन्ना रासू करुनेशन। अगला नाम है अनुराग शर्मा। याद रखिएगा कनाडा के हैलीफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो याद रखेंगे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा को चुना गया था और अनुराग शर्मा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा के सांसद हैं। अगला नाम है रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाल्मो रियोस का। ये जो गुइलेर्मो पाल्मो रियोस हैं इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा ये जो एडमिरल गुइलेर्मो पाल्मो रियोस हैं ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं।
और इनको संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह अर्थात UNMOGIP के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला देखिए, अगला नाम है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। याद रखिएगा, ये एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी, और वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की ये पहली महिला महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। याद रखिएगा, CSIR देश भर में 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। क्लियर है? और याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। क्लियर है? और इन्होंने नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इनके नाम पर 125 से अधिक शोध पत्र और 6 पेटेंट हैं। क्या नाम है? नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि CSIR की ये पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है। अगला है इंदरमीत गिल। याद रखिएगा, ये जो इंदरमीत गिल हैं ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और इंदरमीत गिल साहब को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया? इंदरमीत गिल को। और ये नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गई, और इस पद को ग्रहण करने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनके पूर्व में कौशिक बासु ने 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य किया है। अब नाम आ रहा है इंदरमीत गिल साहब का। क्लियर है? इतनी बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला नाम है रंजना प्रसाद देसाई का। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय से ये अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं रंजना प्रसाद देसाई। इनको 3 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखेंगे, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी? रंजना प्रसाद देसाई, और ये सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? चंद्रमौली कुमार का। तो याद रखेंगे इसके। अगला नाम है आदिल सुमरीवाल का। याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ ने आदिल सुमरीवाल को भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया? आदिल सुमरीवाल को। इन्होंने नांदिर ध्रुव बत्रा का स्थान लिया है। अगला देखिए, अगला नाम है महेंद्र एन शाह का। याद रखिएगा, महेंद्र एन शाह ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी अर्थात IDPC के ये प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, और इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक का होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन होंगे? महेंद्र एन शाह। अगला नाम है डॉक्टर देवाशीषा मोहंतो का। याद रखिएगा, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जिनका नाम है देवाशीष मोहंतो, उनको राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान अर्थात NII का नया निदेशक नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक होंगे डॉक्टर देवाशीष मोहंतो। अगला नाम है अल्केश कुमार शर्मा का। याद रखिएगा, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार शर्मा, जिनको अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में भारतीय अधिकारी नियुक्त किया गया। ये पहले भी हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं आज ही। अगला नाम है राजीव कुमार। याद रखिएगा, राजीव कुमार का नाम भी अभी ऊपर आया था। ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। याद रखिएगा, ये 1984 बैच के IAS अधिकारी थे, और इन्होंने सुनील चंद्रा का स्थान लिया है। अगला देखिए, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को मई 2022 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे, HPCL के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? पुष्प कुमार जोशी। अगला नाम है डॉक्टर मनोज सोनी का। महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अब इनको कहाँ नई नियुक्ति मिली है? तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 5 अप्रैल 2022 को इनको नियुक्त किया गया। यानी UPSC के अब नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। और ये अध्यक्ष कब बने हैं? 5 अप्रैल 2022 को, और इनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। अगला नाम है जनरल मनोज पांडे का। याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज पांडे ने मनोज मुकुंद नरवणे से 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो याद रखेंगे, 29वें थल सेना अध्यक्ष कौन हुए? जनरल मनोज पांडे। उन्होंने किसका स्थान लिया है? मनोज मुकुंद नरवणे का। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना में इंजीनियर कोर से किसी अधिकारी को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, जनरल मनोज पांडे इसी वर्ष फरवरी में थल सेना के उप प्रमुख बने थे। अब उनको 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जनरल मनोज पांडे। अगला नाम है सुमन के बेरी। याद रखिएगा, 22 अप्रैल 2022 को सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, नीति आयोग के इनसे पहले उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था राजीव कुमार, और राजीव कुमार साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? सुमन के बेरी। और इन्होंने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद को ग्रहण किया। अगला नाम है, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो राजीव कुमार थे वो नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। क्लियर है? और सुमन बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च अर्थात NCAER के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अगला नाम है AK सूद। याद रखिएगा, भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में AK सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? ए के सूद को। उन्होंने प्रोफेसर के विजयन राघवन का स्थान लिया है। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो ए के सूद हैं, ये भौतिक विज्ञानी होने के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और ये ग्रेफीन पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर हैं। क्या नाम है? ए के सूद। इनको अप्रैल 2022 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में ऑपरेशन और अभियान को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का